है आदित्यवर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली ट्रेंडिंग टॉपिक्स का भी आपके साथ डिस्कशन करता हूं। तो अगर आप भी रोज ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं और अगर आप भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को समझना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलते हैं और समझते हैं आज का ट्रेंडिंग टॉपिक। प्रणाम देशवासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली ट्रेंडिंग वीडियोस के ऊपर। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं रोज डेली ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जो भी न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उस न्यूज़ का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है हिजाब इशू, हिजाब का मुद्दा। दोस्तों, हिजाब का मुद्दा फरवरी 2022 से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब मेरे बहुत सारे मित्रों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी हो और हो सकता है कि इसके बारे में जानकारी ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीके से हिजाब के इशू के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के ऊपर रोज जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हिजाब का मुद्दा। दोस्तों, ये जो हिजाब का इशू है ये फरवरी 2022 से चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कि फरवरी 2022 को कुछ लड़कियों को दोस्तों कर्नाटका के स्कूल के अंदर जाने से रोक दिया गया। उनको जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो ये डिमांड कर रही थी कि हमें हिजाब पहनकर स्कूल में जाना है। चलिए इस मुद्दे को बड़ी गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में ही आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है दोस्तों हिजाब के इशू के ऊपर। और ये जो वर्डिक्ट है वो बड़ा ही स्प्लिट वर्डिक्ट है। अब स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, जब आपके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, तब उसको अपन दोस्तों स्प्लिट वर्डिक्ट कहते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन कर्नाटका हिजाब बैन। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी लगा रखी है। उस इमेज में आप देख रहे हैं कि साफ साफ लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन कर्नाटका हिजाब बैन। अब मैंने आपको ये समझाया कि स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई मुद्दे के ऊपर सहमति नहीं बन पाती है, एक जज और कोई बात कहता है, दूसरा जज और कोई बात कहता है, तब उस सिचुएशन को दोस्तों स्प्लिट वर्डिक्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दो जजेस की बात हो रही है। पहले जो जज है उनका नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। दूसरे जो जज है दोस्तों उनका नाम है जस्टिस सुधांशु धूलिया। अब दोस्तों जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब कुछ और बयान देते हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब कुछ और बयान देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं उन दोनों बयानों की तस्वीरें, जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है।
तो दोस्तों जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब का कहना है, द राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ बाय वियरिंग अ हिजाब स्टॉप्स एट द स्कूल गेट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। दोबारा कह देता हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए डज नॉट एक्सटेंड टू द वियरिंग ऑफ हेड स्कार्फ। अब दोस्तों इनकी बातों से ये लगता है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब जो है वो हिजाब बैन के फेवर के अंदर है। यानी जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियों को, जो भारतवासियों को, एक सेकंड जी, बेसिकली जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतवासियों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जो है हेड स्कार्फ को वियर भी कर सकती है इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये एक व्यू पॉइंट है दोस्तों जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब का। दूसरा जो व्यू पॉइंट आता है वो आता है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का। ये दोस्तों बेसिकली लड़कियों को फेवर करते हैं। इनका कहना ये है कि जो हिजाब बैन किया है वो गलत है। मैं इनका स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। वियरिंग अ हिजाब शुड बी सिंपली अ मैटर ऑफ चॉइस, इट मे बी द ओनली वे टू टिकट टू एजुकेशन। अब यहाँ पर दोस्तों समझिए बात को कि दो जजेस हैं, एक है जस्टिस हेमंत गुप्ता जी और एक है जस्टिस सुधांशु धूलिया। दोनों जजेस का अपना अपना वर्डिक्ट है, दोनों जजेस का अपना अपना व्यू पॉइंट है दोस्तों। जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब जो है वो बेसिकली फेवर करते हैं हिजाब बैन को, वो ये सही मानते हैं कि लड़कियों को बेसिकली नहीं पहनना चाहिए स्कूल के अंदर हिजाब। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ये कहते हैं कि ये जो हिजाब बैन हुआ है ये गलत स्टेप है, लड़कियों को पहनना चाहिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि पूरा मुद्दा क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, किस तरीके से कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, किस तरीके से जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब क्या कहते हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी क्या कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी राय, दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, दोनों के अपने अपने पक्ष भी हो सकते हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो आम आदमी तो होंगे नहीं, आम आदमी से ज़्यादा ही समझ रखते होंगे। दोस्तों इस स्टोरी के तह तक चलते हैं, आखिर ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ, आखिर ये पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ, आखिर सुप्रीम कोर्ट के क्या कोई जजमेंट है इससे रिलेटेड, आखिर ये इशू क्या है, क्यों ये इशू इतना पहाड़ की तरह चढ़ रहा है। कंप्लीट स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान लगाकर सुनते रहिए बस। और अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो हिजाब की कंट्रोवर्सी है ये शुरू होती है कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से। कर्नाटका में एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 6 लड़कियों को स्कूल अथॉरिटीज़ बैन कर देती हिजाब पहनने से। वो 6 लड़कियाँ ये कहती हैं कि हम तो तभी एजुकेशन लेंगे जब हमें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी। तो 6 स्टूडेंट्स वांटेड टू वेयर हिजाब इन स्कूल्स बट दे डिनाइड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़। अब दोस्तों यहाँ पर जो कर्नाटका की सरकार है वो दुहाई देती है दोस्तों कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 की। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट बेसिकली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने पास किया था 1983 के अंदर, और इस कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 में ये पावर दी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कि वो प्रोहिबिट कर सकती है ये सारी एक्टिविटीज़। समझ गए भाई, कर्नाटका की सरकार ने ये बोला कि हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट, जो कि 1983 में पास हुआ था। और इस कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की मदद से ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर,
ये जो समय समय पर डिमांड उठती रहती है कि हमें हिजाब पहनना है या हमें तिलक लगाना है, इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कर्नाटका की गवर्नमेंट स्टॉप कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बाग ये जो हिजाब है उसको बुरखे के साथ कंफ्यूज कर रहे होंगे। आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीर में देख पा रहे हैं, हिजाब ये होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, बुरखा एकदम ही अलग चीज़ है, हिजाब एकदम ही अलग चीज़ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हिजाब क्या है और बुरखा क्या है। दोस्तों, हिजाब एक हेड होता है, एक हेड कवरिंग है जो कि पब्लिक में पहना जाता है, बेसिकली मुस्लिम औरतों के द्वारा। अब दोस्तों, बड़ा सवाल क्या है, बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्यों ये पूरा विवाद क्यों ये पूरा विवाद जो है कर्नाटका में शुरू हुआ और शुरू होते होते अब ये इतना बड़ा विवाद बन चुका है। आखिरकार मुद्दा क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीमेसी का। सवाल ये है दोस्तों कि क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन बड़ा है, क्या आर्टिकल 25 बड़ा है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं? इन दोनों के बीच में दोस्तों लड़ाई है। तो अपने को इसी गुत्थी को आज समझने का प्रयास करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों एक फंडामेंटल राइट है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसका आसान से शब्दों के अंदर मतलब होता है कि भारत के हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, वो अपने धर्म को प्रोफेस कर सकता है, वो अपने धर्म को प्रपोगेट कर सकता है दोस्तों, और वो अपने धर्म को स्प्रेड भी कर सकता है। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंदर दिया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में आता है, और इसकी अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूँ इसको, तो ये कहता है आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रपोगेट रिलीजन। आसान से शब्दों में आप यूँ समझिए कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 हर भारतवासी को अधिकार देता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म को अंतरात्मा से फॉलो कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और अपने रिलीजन को दोस्तों प्रपोगेट भी कर सकता है। ये पूरा विवाद है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वर्डिंग्स का। अब यहाँ पर एक दोस्तों पेच है, वो पेच ये है कि भले ही ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 क्लॉज 1, लेकिन इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि आप इसका मिसयूज करें। स्टेट के पास दोस्तों ये पावर है कि वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है इस आर्टिकल का मिसयूज करने से ऑन दी 3 ग्राउंड्स। पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मोरलिटी, और तीसरा है हेल्थ। अगर आप अपने आर्टिकल 25 का इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो मोरलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका आर्टिकल 25 क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो आपको बात समझ में आ गई कि भले ही आर्टिकल 25 क्लॉज 1 आपका एक फंडामेंटल राइट है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसका मिसयूज करें। 3 ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट योर दिस फंडामेंटल राइट। सबसे पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मोरलिटी, एंड द थर्ड वन इज हेल्थ। अगर आपने इन तीनों चीज़ों में से किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो आपका आर्टिकल 25 क्लॉज 1 रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात हो रही है। दोस्तों, ये जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है, दिस प्रैक्टिस टेस्ट वाज इवॉल्व्ड थ्रू द वेरियस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स।
दोस्तों ये जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है, ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना है। ये बेसिकली टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए और इन्हीं ऑर्डर्स के बाद ही ये जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है ये बेसिकली आपका इवॉल्व हुआ है। दोस्तों 1954 में एक केस हुआ था जिस केस का नाम था शिरूर मठ केस। तो इस शिरूर मठ केस के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम उसी प्रैक्टिस को असेंशियल मानेंगे जो कि आपके धर्म से, जो कि आपके रिलीजन से इंटीग्रल हो। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कौन सी प्रैक्टिस इंटीग्रल होगी रिलीजन से, कौन सी प्रैक्टिस रिलीजन से इंटीग्रल नहीं होगी। तो इन 1954 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द शिरूर मठ केस that the term religion will cover all rituals and practices integral to a religion। आसान से शब्दों में आप यूँ समझिए, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट ये बताता है कि कौन सी प्रैक्टिस असेंशियल है एक रिलीजन के लिए। अगर कोई भी प्रैक्टिस रिलीजन के लिए असेंशियल होगी दोस्तों तो फिर उसको हम फॉलो करेंगे। अब दोस्तों सेवरल इंस्टेंसेस हुए और कोर्ट ने इस असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को अप्लाई भी किया। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ जहाँ पर ये जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है इसकी डॉक्ट्राइन को बेसिकली यूज़ किया गया है। आप समझ गए असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट क्या है। पहली बात, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही इवॉल्व हुई है, ना कि ये कोई पार्लियामेंट से नहीं आई है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है दोस्तों कि क्या प्रैक्टिस असेंशियल रिलीजन में आएगी और क्या प्रैक्टिस असेंशियलिटी का पार्ट नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है दोस्तों कि जो भी प्रैक्टिस आपके रिलीजन से पहले से चली आ रही है और जो भी प्रैक्टिस आपके रिलीजन की इंटीग्रल पार्ट है वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर काउंट होगी। आप इसको यूँ समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं। अब दोस्तों पंजाबी लोग हाथों में कड़ा पहनते हैं, ठीक है। अब क्या कड़ा पहनना असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का पार्ट है दोस्तों? तो जी हाँ है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट में आती है। उनके बाकायदा उनके लिख रखा है, उनके बुक्स के अंदर लिख रखा है कि आपको कड़ा पहनना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक हिंदू हूँ और अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं तिलक लगा के जाऊँगा और अगर मुझे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते, तब मैं खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे जो है तिलक लगाना ही पड़ेगा। नहीं, वो गलत है। वो आपका असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का पार्ट नहीं है दोस्तों। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट में आएगा और क्या असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं आएगा। ये जो मुद्दा है ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और हर आंख से आंख ये असेंशियल रिलीजियस की डेफिनेशन चेंज होती रहती, हर माउथ टू माउथ ये डेफिनेशन वेरी करती रहती। हर लोग बाग अपने हिसाब से दोस्तों इस असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं और दिक्कत वहीं से ही चालू होती है। कुछ लोगों का ये कहना है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कि आप लोग ऐसा कहते ही क्यों हो कि ये प्रैक्टिस आएगी या ये प्रैक्टिस नहीं आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको ये टिक कर देना चाहिए कि ये टॉप 10 चीज़ें हैं, ये टॉप 10 एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो तो वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट में आएगी, और अगर ये टॉप 10 चीज़ें आप नहीं करते हो तो वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं आएगी वो एक्टिविटी। कुछ लोगों का ये भी कहना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट ये है कि हम लोग टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे कि क्या असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है और क्या असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को, ये जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की डॉक्ट्राइन है उसको यूज किया है, उसको इस्तेमाल किया है। दोस्तों 2004 की एक रूलिंग में पढ़ देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हेड दैट द आनंद मरगा सेक्ट had no fundamental right
टू परफॉर्म तांडव डांस इन पब्लिक स्ट्रीट्स। दोस्तों 2004 के अंदर जो कुछ लोग थे वो आनंद मर्गा सेक्ट से बिलोंग करते थे और वो गए कोर्ट के पास और उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को रोड के ऊपर तांडव डांस को फॉलो करना है, हमें रोड के ऊपर तांडव डांस को करना है। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपका ये जो तांडव डांस करने का विचार है, आपका ये जो तांडव डांस करने की एक्टिविटी है, ये दोस्तों आनंद मर्गा सेक्ट की असेंशियलिटी का पार्ट नहीं है। और यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तांडव डांस को स्ट्रीट्स के ऊपर बैन कर दिया दोस्तों। सो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट असेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। ये दोस्तों 2004 की रूलिंग है। इसके अलावा दोस्तों 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफाइड अ मुस्लिम एयरमैन फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स फॉर कीपिंग अ बियर्ड। दोस्तों 2016 के अंदर एक मुसलमान व्यक्ति था, वो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर था, एयरमैन था वो। उसने ये बोला कि भाई मेरे को जो है बियर्ड रखनी है, मुझे जो है दाढ़ी रखनी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस्लाम रिलीजन के अंदर ये कहीं भी नहीं लिख रखा कि बियर्ड जो है, बियर्ड ग्रो करना, बियर्ड रखना असेंशियलिटी का पार्ट है। और जब अपन दोस्तों आर्म्ड फोर्स रेगुलेशंस 1964 की बात करते हैं तो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशंस 1964 के अंदर एक क्लियर कट लिखा हुआ है, आर्मी पर्सन्स कैन नॉट ग्रो बियर्ड एक्सेप्ट इफ देयर रिलीजन प्रोहिबिट्स। तो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 ये कहता है कि अगर आपका धर्म स्पेसिफिकली कहता है आपको कि आपको बियर्ड ग्रो करनी है तब तो आप बियर्ड ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके धर्म ये नहीं कहता कि आपको बियर्ड ग्रो करनी है तब आप बियर्ड ग्रो नहीं कर सकते। सो 2016 के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया आर्मी से, एयरफोर्स से, ये कहते हुए कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर बियर्ड ग्रो करना असेंशियलिटी का पार्ट नहीं है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की जो डॉक्ट्राइन है उसको यूज़ किया है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कोर्ट की रूलिंग है हिजाब के ऊपर। दोस्तों 2015 का भी एक केस था। इस केस में दोस्तों 2 पिटिशनर्स थे। 2 petitioners were filed before the Kerala High Court challenging the prescription of dress code for all India pre-medical entrance, which prescribed wearing light clothes with half sleeves, wear slippers, not shoes. मैं आपको पूरा मुद्दा समझा देता हूँ। 2015 के अंदर दोस्तों 2 पिटिशनर केरला हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और केरला हाई कोर्ट में जाने के बाद ये कहते हैं कि अभी एक एग्ज़ाम हुआ है ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस का, जिसको आजकल अपन नीट एग्जामिनेशन कहने लग गए हैं। उस वक्त इसका नाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस था। तो उस एग्ज़ाम की गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लाइट क्लोथ्स पहनकर आएंगे और वो हाफ स्लीव्स पहनकर आएंगे और वो स्लीपर्स ही पहनेंगे, शूज़ नहीं पहनेंगे। ऐसी कुछ गाइडलाइंस निकाली ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों ने। इसी गाइडलाइंस के ही अगेंस्ट में 2 पिटिशनर्स ने केरला हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी कि हम चूँकि कैंडिडेट्स हैं, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमारे पास फ्रीडम है कोई से भी कपड़े पहनने की, तो हम लोगों को ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करनी है। यहाँ पर दोस्तों केरला हाई कोर्ट ने CBSE को ही फटकार लगाई। केरला हाई कोर्ट ने CBSE को डायरेक्ट किया कि आप लोग ही जो है स्पेशल मेजर्स रखिए, वो जो बच्चे पहनना चाहते हैं वो तो वैसे ही कपड़े पहनेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE को ही जो है स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे, बच्चे तो जो पहनते आ रहे हैं वो ही कपड़े पहनेंगे। So the Kerala High Court directed the CBSE to put special measures on the examination day, and Kerala High Court allowed the students
टू वियर व्हाट दे वांट टू वियर। आई होप समझ गए होंगे। 2015 के अंदर ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस की कुछ गाइडलाइंस आती हैं। वो गाइडलाइंस ये कहती है कि आप ये कपड़े पहनकर आ सकते हैं, आप शूज़ नहीं पहनकर आएंगे, आप स्लीपर्स ही पहनकर आएंगे। इसी गाइडलाइंस के ही अगेंस्ट में 2 पिटिशनर्स केरला हाई कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा ये राइट है कि हम कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं। और इसी के कारण ही दोस्तों 2015 के अंदर केरला हाई कोर्ट सीबीएसई बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहती है कि बच्चे सही कह रहे हैं, वो जो मर्जी पहन के आना चाहे उनको पहनने दिया जाए, बल्कि सीबीएसई बोर्ड को ही स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए। अब दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा कि 2015 में अगर केरला हाई कोर्ट ने बच्चों का समर्थन किया था, बच्चों की यूँ कह लीजिए कि साथ दिया था, सीबीएसई को ये फटकार लगाई थी, तो वो इस बार भी उनका साथ ही दे रही है। नहीं दोस्तों, इस बार कोई भी कोर्ट उनका साथ नहीं दे रही। कुछ और मैं महत्वपूर्ण केसेस के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, सम इम्पोर्टेंट केसेस। एक केस हुआ था दोस्तों 2016 के अंदर जिसका नाम है आमना बिंट बशीर वर्सेस सीबीएसई। इसी केस के अंदर दोस्तों केरला हाई कोर्ट ने ये बोला था कि प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग अ हिजाब कॉन्स्टिट्यूट्स एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2016 के अंदर एक केस होता है जिसका नाम होता है आमना बिंट बशीर वर्सेस सीबीएसई का। इसी आमना बिंट बशीर वर्सेस सीबीएसई के केस के अंदर केरला हाई कोर्ट ये कहती है कि हिजाब पहनना बेसिकली एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का पार्ट है। अब दोस्तों अगला केस होता है फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में। इसमें द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन would be given primacy over individual rights of the petitioner। आप इसको यूँ समझिए, फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर बहुत सारे लोगों का व्यू पॉइंट कुछ एक है और कुछ लोगों का व्यू पॉइंट अगर डिफरेंट है, तो जो बहुत सारे लोग बाग जो बात कह रहे हैं हम लोग वही बात को मानेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चूँकि नंबरों में ज़्यादा है, जो बच्चे जिन्होंने पिटिशंस फाइल करी है वो नंबरों के अंदर कम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का या केरला हाई कोर्ट का कहना ये है अकॉर्डिंग टू फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 केस कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ही बात मानेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो नंबर के अंदर ज़्यादा है। मैंने आपको समझा ही दिया है कि आमना बिंट बशीर वर्सेस सीबीएसई केस के अंदर केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला, फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला। अब दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम है मौलाना मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक। ये साहब ये बोलते हैं कि कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इस्लाम इंटरनल मैटर्स। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर उनका जो शब्द है वो भी देख पा रहे हैं। तो मौलाना मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि कोर्ट को इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस्लाम के इंटरनल मैटर्स के अंदर। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ। फिर मैंने आपको ये बताया कि जस्टिस हेमंत गुप्ता जी का क्या व्यू है, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का क्या व्यू है। फिर मैंने आपको ये बताया कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 क्या कहता है। फिर मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में बताया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि भले ही मुद्दा कितना भी गर्म हो जाए, भले ही हाई कोर्ट कुछ भी कह दे, सर्वमान्य सब लोगों को वही मानना होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच बोलेगी। अब ये केस दोस्तों लार्जर बेंच के पास जाएगा और तभी मालूम पड़ेगा कि ये जो हिजाब का जजमेंट है वो किस तरफ रुख लेता है। आई होप कि आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया दोस्तों कि शिरूर मठ केस के अंदर
असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की बात करी गई। फिर फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर जो केरला की हाई कोर्ट है उसने ये बोला कि कलेक्टिव राइट्स जो होंगे वो ज़्यादा प्राइमेसी पर रहेंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअल राइट्स। ये बात है दोस्तों। सो आई होप कि आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी कि हिजाब का मुद्दा क्या है, कौन कौन से केसेस हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।